हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की सीरीज़ चल रही है अभी इकोनॉमी की। तो उसमें हमने जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको दे दिए, प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपने वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए होंगे, चाहे आपने कमेंट किया हो, अगर आपने खुद ने अगर वो क्लास देख के वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए होंगे ना, तो मतलब आपका वो ये वाला चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। और सिलेबस लिखाने का मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आप अगर यहीं से अपना चैप्टर देख के अगर उसका पूरा ही प्रोनाउंसिएशन कर ले कि हाँ, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, इसके कितने प्रकार के कितने प्रकार के, अगर आप सभी यहीं पे अगर आप यहीं पे मॉडिफाई कर लेते हैं, अगर यहीं पे आप अपना उत्तर दे देते हैं, तो समझ लेना कि आपका चैप्टर कंप्लीट है। आप इस पर राइट का निशान लगा सकते हो। अब आज हम सेकेंड चैप्टर से शुरुआत करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आज हम इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा बड़ा तो क्या है, मतलब एक पेज में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी मैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये रहा हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था कितने भागों से मिलकर बनी है, वही उसके क्षेत्रक होते हैं। मतलब पहले हमने प्रकार देखे थे, जो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, तो वो अर्थव्यवस्था के सेक्टर के ये। लेकिन ये जो क्षेत्रक होता है, इस मतलब कि अर्थव्यवस्था किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। मतलब इसकी मतलब जैसे कि एक कमरा होता है, जैसे कि एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, ये उस घर का ये नक्शा होता है। लेकिन उस कमरे के अंदर मतलब वो कमरे एक घर के अंदर कितने होते हैं, कितने कमरे होते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, मतलब वो उससे बनी हुई है। लेकिन एक घर अलग है, दूसरा पड़ोसी का घर अलग है, वो उस प्रकार से वो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो देख लीजिए 4 प्रकार के होते हैं। उसके अंतर्गत हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से होते हैं। सबसे पहले होता है क्रियाशीलता के स्वरूप के आधार पर या फिर उत्पादकता के स्वरूप के आधार पर। तो पहला कौन सा होता है, वास्तविक, और दूसरा कौन सा होता है, मौद्रिक होता है। इसके जो ये होते हैं, जो इसके प्रकार होते हैं वास्तविक और मौद्रिक। वास्तविक और मौद्रिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब लिख रखा, आप ये सब नोट कर लेना, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। वास्तविक मतलब कि जो रियलिटी में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही है वास्तविकता में, और जो हमारे जीडीपी में योगदान दे रही है। जैसे कि हमने कोई कार बनाई तो उसके प्राइस से जो हमारे जीडीपी में योगदान, कोई डॉक्टर वगैरह काम कर रहे हैं तो वो योगदान है। लेकिन मॉनेटरी सेक्टर किसे कहते हैं, कि जैसे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, इंसान कोई काम नहीं कर रहा और सीधे उससे मतलब कि पैसा मिल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि बैंक में अगर जब हम पैसा जमा करते हैं तो उस पर जो ब्याज मिलता है वो बैठे बैठे कमा रहा है इंसान, उस पर कोई वो अपना कोई सेवा या फिर अपना कोई उत्पादन नहीं दे रहा है। जैसे कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता होगा, आप करते होंगे शेयर मार्केट, जैसे कि ग्रो वगैरह पे आप इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर मार्केट मतलब मार्केट जब ऊपर उठता है तो आपको जो प्रॉफिट होता है उसमें आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप केवल घर बैठे कमा रहे हो, तो वो होता है हमारा मॉनेटरी सेक्टर। ये होता है मौद्रिक सेक्टर। वास्तविक की मतलब कि वास्तविकता में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, कुछ काम करके इंसान कमा रहा है। कुल मिला के आप इतना समझ लेना, वास्तविक क्षेत्र में अगर कोई काम करके, अगर वो अपने मतलब मेहनत से कुछ कमा रहा है, मेहनत करके कुछ योगदान दे के फिर कुछ कमा रहा है, तो वो वास्तविक सेक्टर है। और मौद्रिक सेक्टर जिसमें से मतलब कि सीधा मिल रहा है उसको, कुल मिला के मतलब सीधा पैसा आ रहा है, इसके ब्लैक मनी सीधा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, उधर से आ रहा है, शेयर मार्केट वगैरह, तो मौद्रिक सेक्टर होता है, ठीक है। अब नंबर सेकंड पे आता है आर्थिक गतिविधि के आधार पर या फिर विकास के आधार पर भी। ये पहले हमने भी देखा था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को होते हैं जो कि आर्थिक गतिविधि के आधार पर होते हैं। प्राथमिक मतलब कि इसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, 5 डिग्री भी बोलते हैं। इसे जो होता है ना, सबसे पहले तो प्रकृति से सीधे संबंधित होता है, मतलब केवल कृषि, इसे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल कृषि कार्य ही प्राथमिक सेक्टर में आएगा। प्रकृति से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं जो प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि सीधे हम, जैसे कि हम कुछ खनन करते हैं, खनन मतलब जो करते हैं हम कोई खोद के अगर जो हम वहाँ से मतलब कोयला निकाल रहे हैं, या फिर जो कच्चा तेल निकलता है, कच्चा तेल जो निकलता है वो प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण। लेकिन उसे जब हम रिफाइनरी करके फिर उसके बाद जो उसे पेट्रोलियम बनाते हैं वो सेकेंडरी में आता है, क्योंकि उसका दूसरे स्तर पर यूज़ हो चुका है। प्राथमिक सेक्टर का मतलब कि जो चीज़ें मिली हमें प्रकृति से, सीधे जो चीज़ें मिलती है ना, वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आती है। उसे हम मतलब सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करते, ठीक है। जैसे कि हमें पशुपालन में जो मिल्क, दूध मिलता है हमें गायों से, बकरियों से, भैंसों से जो दूध मिलता है वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन वो दूध से जब हम दही जमाते हैं तो वो हमारे द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब द्वितीयक सेक्टर जैसे मैंने आपको बता दिया, प्राथमिक सेक्टर से अगर कोई चीज़ मिलती है, अगर उसको हम मतलब कि उद्योगों में उसका उद्योगीकरण करके जब हम उसका उपयोग करते हैं तो हम उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से प्राथमिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें मिलेगी तभी हम उसको उसका उपयोग करके, मतलब उद्योगों में उसका उपयोग करके उसे दूसरी चीज़ों में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी, प्रत्येक क्षेत्र मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से मानव का योगदान होता है उसमें, मानव सेवा देता है अपनी।
या फिर सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, जैसे कि डॉक्टर। डॉक्टर कौन होता है? मानव, वो अपना काम करता है। जैसे एक शिक्षक, टीचर, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मतलब मैं तृतीय क्षेत्र में आ रही हूँ, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेवा दे रही हूँ, अपनी कुछ सेवा सर्विस दे रही हूँ। सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं इसे, सर्विस। सीधी तरह से मानव योगदान दे, जैसे कि ट्रैवलिंग, होटल वगैरह में जब कोई इस होटल में आपको जो होटल का वर्क करता है जो तो वो सभी तृतीय क्षेत्र के, क्योंकि वो अपनी सेवा दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। वो उसमें कुछ काम करके कुछ चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वहाँ पे खुद अपने पर्सनली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। अब ये पहले तो इतने तक के क्षेत्र की थी, और मतलब आपको अगर चतुर्थक पंचम याद भी नहीं रहे तो अब 3 तो आपको कंप्लीट याद रखनी है, लेकिन अब धीरे धीरे चतुर्थक और पंचम क्षेत्र भी आने लगे, और शायद 10-20 सालों बाद षष्टम और सप्तम सेक्टर भी आने लगे इसमें। तो अब पहले हम चतुर्थक और पंचम की भी देखेंगे। चतुर्थक सेक्टर मतलब कि इसको में हाई स्किल्ड लोग होते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक हो गया, एआई से जनरेटेड जो अभी आजकल डाटा, चैट जीपीटी, एआई जनरेटेड डाटा वगैरह चल रहा है, जो मतलब बहुत ज़्यादा स्किल हो, जिसके अंदर का मतलब उच्च कौशलतम व्यक्ति, जिसके ज्ञान का कोई सीमा नहीं हो, जैसे कि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पंचम के अंतर्गत हम उन लोगों को लेते हैं जो नीति निर्माता होते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, जो हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं, मंत्री परिषद हो गए हमारे लिए नीतियाँ बनाने के लिए। और जैसे कि हम जब अब एक ऑफिसर्स बन जाएंगे, जैसे कि हम कलेक्टर वगैरह बन जाएंगे, तो हम भी नीति निर्माता, हम अपने ज़िले के लिए नीतियाँ बनाएंगे, तो हम भी पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 5 क्षेत्र का मैंने आपको बता दिया। अब नंबर 3 पे आता है सरकार की हिस्सेदारी के आधार पर। तो सरकार की हिस्सेदारी के आधार पर तो हमने पहले भी देखा था, सरकारी संगठन के वो जिसमें प्रकार में देखा था हमने, सार्वजनिक, निजी और मिश्रित वगैरह देखा था ना हमने। लेकिन ये अलग है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र मतलब निजी क्षेत्र क्या होता है कि मतलब कि जिसमें वो जो उद्योग जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसमें 51% से लेकर 100% तक सरकार की उसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि 51% है, मतलब कि अगर उसका शेयर होल्डर 51, जैसे कोई कंपनी है, जैसे हम देखते हैं कि उसके शेयर निकलते हैं, मतलब शेयर होल्डर अगर 51% सरकार का है, 50% से ज़्यादा कितना भी हो, अगर 60% भी हुआ ना तो वो गवर्नमेंट की कंपनी डिक्लेयर होगी। और सरकारी कंपनी हम बोलते हैं, जैसे कि भेल सरकारी कंपनी है। कोई भी कंपनी मान लो, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी, जैसे कि कोई भेल हो गई, BHL हो गई, BHEL भी है और BHL भी है, भेल भी है। और जो भोपाल में है भोज करके कुछ कंपनी है। तो ये सब जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं ना, ये जिसमें मतलब सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा, 51% भी अगर हिस्सेदारी हुई तो वो गवर्नमेंट की कंपनी होगी, और अगर 49% हुई तो वो सरकार की कंपनी नहीं होगी, ठीक है। वो फिर प्राइवेट और सरकार दोनों की मिली जुली कंपनी होगी, ठीक है। और निजी क्षेत्र जिसमें मतलब कि 50% से कम की शेयर होल्डिंग होगी, भाई 51% से 100% निजी क्षेत्र, निजी लोगों की शेयर होल्डर होगा, तो वो निजी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये सारी पब्लिक सेक्टर की। लेकिन स्कूल में आप जानते होंगे कि आपके सेक्टर में कोई स्कूल होगा जहाँ पर हम प्राइवेट नहीं लगाते, जैसे कि हम हॉस्पिटल में तो लिखाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे सार्वजनिक मतलब कि पब्लिक के लिए, पब्लिक के अकॉर्डिंग। लेकिन स्कूल में ऐसा होता है कि हम देखते हैं, जैसे कि कोई स्कूल का नाम है, जैसे कि एंजल पब्लिक स्कूल, श्रद्धा पब्लिक स्कूल, तो उसमें हम पब्लिक लगाते, पब्लिक, जो कि हमारे सार्वजनिक सेक्टर को क्या बोलते हैं, पब्लिक। लेकिन हम स्कूल में पब्लिक लगाते, तो ये इसका अपवाद एक्सटेंशन है कि हम स्कूल ऐसा होता है, स्कूल ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम पब्लिक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट होता है, वो कोई गवर्नमेंट नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं हो कि कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो भी पब्लिक लगाता है अपने पीछे, क्योंकि एंजल पब्लिक स्कूल जैसे कि इंग्लिश मीडियम पब्लिक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और वो प्राइवेट स्कूल है, उसकी सैलरी भी मतलब कि उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसकी फ़ीस भी काफ़ी हाई फाई है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं समझ सकते अपन कि भाई वो गवर्नमेंट का स्कूल है और गवर्नमेंट की स्कीम से चल रहा है और बिल्कुल फ्रीली चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है मतलब कि सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत, और आप बात समझ गए होंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आप बहुत सारी कंपनियों के समझ गए होंगे, ठीक है। और सार्वजनिक सेक्टर जो पब्लिक स्कूल होते हैं वो लाभ कमाने, क्योंकि वो कोई फीस वगैरह नहीं लेते, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेंगे, तो वो केवल कल्याण कार्य करने पर फोकस करते हैं कि हाँ किसी सबका भला हो और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल पाए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होंगे आप देखेंगे उनकी फीस भी हाई पाए, हॉस्पिटल होंगे तो वहाँ पर भी चार्जेस हाई पाए होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो केवल अपना लाभ कमाने को उद्देश्य कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। अब आता है चौथा संगठन के स्तर के आधार पर। संगठन के स्तर के आधार पर होते हैं संगठित क्षेत्र होता है और असंगठित क्षेत्र, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत तो वो सारे कंपनीज या फिर वो सारे सेक्टर उपस्थित होती है, वो सारी कंपनियां होती हैं जो मतलब जिनका
जिनके जो गवर्नमेंट के अंतर्गत रजिस्टर होती है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो मतलब सरकारी कंपनियां होती हैं, और जहाँ पे सरकारी कंपनियां मतलब कि जहाँ पे काम की सभी सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो, आपको प्रॉपर हॉलीडेज़ मिल रहे हैं, आपको 8 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, और आपको मैटरनिटी लीव, आपको चिकित्सीय सुविधा, आपको पेंशन वगैरह सारी चीज़ें मिल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी कंपनी ही संगठित कंपनियों के अंतर्गत आती हैं। जो बहुत सारी प्राइवेट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी जैसे अंबानी, अडानी, ये सारे भी मतलब कि ये भी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पे भी जॉब की सिक्योरिटी रहती है, और असंगठित जहाँ पे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे कि एक छोटा सा मजदूर जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उससे 8-8 घंटों से भी ज़्यादा काम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे केवल 8 घंटे ही काम करना होता है कि कुछ नहीं, वो 12-12 घंटे तक काम करता है, तो भी उसे ओवर टाइम करना कोई पैसा मिलता है, ओटी का भी कुछ पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो होती है असंगठित क्षेत्र की कंपनियाँ, ठीक है। तो लेकिन हमारे मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब कि दयनीय स्थिति कि हमारे क्षेत्र हमारे जो देश में है ना, संगठित क्षेत्र से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र की कंपनियां हैं। क्योंकि मतलब कि जहाँ पर जो होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत कम है हमारे यहाँ, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आप असंगठित क्षेत्र को ही सुधारने की कोशिश करें, उसमें भी अच्छे से मतलब कि जैसे गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ रूल्स की कंपलसरी कर दे कि हाँ भाई, आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते, आप जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें वहाँ पर जो महिलाओं को, वहाँ पर उनकी मतलब कि यौन शोषण ना हो, उन्हें अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले हर चीज़ में। वहाँ पे अगर गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को मतलब वहाँ पे कंपलसरी कर दे कि हाँ, उनके रूल्स कंपलसरी हो जाएंगे, तो वो असंगठित क्षेत्र भी हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है। क्योंकि हम संगठित क्षेत्र में तो पहले आप जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद असंगठित क्षेत्र में लोग इतने काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब की सिक्योरिटी कभी कभी तो जैसे हमने 6 या 7th क्लास की आप पॉलिटी की बुक पढ़ना, जहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब असंगठित क्षेत्र में कभी भी मतलब 3 महीने उन्हें काम मिलता है, 4 महीने उन्हें जॉब से छुट्टी दे देते, ऐसे वो मतलब जॉब के लिए इधर उधर भटकते फिरते। ये सारी चीज़ें होती है, शायद 7th या 6th क्लास की पॉलिटी की बुक में मैंने पढ़ा था, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। और अब आते हैं हम अब ये होता है, ये चलो ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कवर, ये क्षेत्र तो अपने यहाँ तक कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गए हमारे क्षेत्र। और उसमें होता है कि जैसे कि बहुत सारे देश, जैसे हम इंडिया भी चाइना के साथ जैसे आज़ाद हुआ था, लेकिन आज भी हम विकासशील देश को, और चाइना विकसित की कैटेगरी में कैसे जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था ऐसे कैसे डेवलप, मतलब इतनी कैसे डेवलप कर रही है। जैसे अमेरिका, मतलब कि अमेरिका है, जापान जो बिल्कुल छोटी सी कंट्री, जो हमारे इंडिया से भी काफ़ी छोटी कंट्री, वो भी आज डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मेन कारण होता है कि हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी जो सेक्टर है ना, जैसे कि मैंने आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो पढ़ाया था, उसमें जो सेकेंडरी जो कि हमारा था इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, वो इतना विकसित नहीं हो पाया। हमने प्राथमिक सेक्टर से सीधे जो सर्विस सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र, उसमें जंप मार लिया हम। केवल मतलब कि प्राथमिक सेक्टर से अब पहले हमारे देश में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक सेक्टर का था, लेकिन अब जो है ना, द्वितीयक सेक्टर को मतलब कट करते हुए हमारे देश में तृतीयक क्षेत्र का ज़्यादा योगदान हो रहा है। जबकि जितनी भी इकोनॉमी है ना दुनिया की, उसमें सबसे पहले जितने भी विकसित देश है, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक सेक्टर को विकसित किया, फिर उनके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्राथमिक को हटाते हुए सेकेंडरी सेक्टर में अपना जीडीपी में योगदान बढ़ा, फिर उसे हटाते तृतीयक क्षेत्र में कदम रखा। मतलब उन्होंने 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कदम रखा है। लेकिन हमारे देश में जो है ना, द्वितीयक क्षेत्र उतना विकसित हो ही नहीं पाया, औद्योगिक क्षेत्र को उतना विकसित हो ही नहीं पाया। हमने सीधे प्राथमिक सेक्टर से सीधे तृतीयक सेक्टर में ही कदम रख दिया। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि हमने सीधे कृषि से डायरेक्ट हम सेवा में आ गए, जैसे कि डॉक्टर वगैरह सेवा और सर्विस सेक्टर हमारा ज़्यादा डेवलप होने लगा। तो द्वितीयक क्षेत्र हमारे यहाँ विकसित क्यों नहीं हो पाया? इसके भी कुछ मेनली कारण है जो हमारी गवर्नमेंट की देन है, वो हम उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारत में मतलब कि ऐसा पूछ लेते हैं ना कि बहुत सारे विकसित देश की कैटेगरी में भारत इतना विकसित क्यों नहीं हो पाया, तो और द्वितीयक क्षेत्र का आपके यहाँ इतना विकसित क्यों नहीं हो पाया। तो हमारे यहाँ तो इसके कुछ रीज़न्स है, वो हमें जानना आवश्यक है। तो हम उसके रीज़न्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला रीज़न है यहाँ पे कि लाइसेंस राज। 1990 तक यदि कोई भी व्यक्ति उद्योग डालना चाहता था, उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था सबसे पहले। तो कि मतलब 1990 से पहले, 1990 में आपको पता होगा तो कि हमारे देश में जब खाद्य संकट आएगा तो तब हमने LPG पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन उससे पहले जब कोई भी बाहर की कंपनी आती थी, बाहर की कंपनी वैसे तो आने ही नहीं देते थे, वो तो वहाँ पे वैश्वीकरण होने के बाद 1991 में जब वैश्वीकरण और निजीकरण और उद्योगीकरण और उदारीकरण हमने अपनाया, तब जाके विदेशी कंपनियां आ पाई है। लेकिन अगर भारत में ही किसी व्यक्ति को अगर इंडस्ट्री डालनी हो, इससे भी मतलब बहुत बेतुका काम था कि अगर भारत में ही किसी व्यक्ति को इंडस्ट्री डालनी होती थी तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस राज था हमारे यहाँ पे 1990 से पहले। लेकिन वो चलो ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता था, वहाँ तक ठीक था। लेकिन लाइसेंस देने में भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर, आज भी आप अगर किसी संस्था में कुछ एक सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो आपको पता है आपको कितनी मेहनत
करने कितना भटकना पड़ता है। तो वो तो वहाँ पे उस समय उनको केवल अपना बिज़नेस डालने के लिए एक लाइसेंस की तो उन्हें कितना भटकना पड़ता था। ऊपर से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो उस समय उस वो अगर वो उतना पैसा अगर उन्हीं को दे दें तो वो अपना कोई छोटा-मोटा उद्योग खोलने वाला हो, अगर वो लाइसेंस को पता है लाइसेंस बनाने में मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा तो वो फिर उद्योग क्यों ही खोलेगा। तो वो लाइसेंस राज था, ठीक है। नंबर सेकंड था विदेशी निवेश पर प्रतिबंध। जैसे मैंने आपको बताया था 1991 से हमारे देश में वैश्वीकरण शुरू हुआ है। जो ग्लोबलाइजेशन है 1991 के बाद से शुरू हुआ है। उससे पहले विदेशी निवेश से बिल्कुल ही प्रतिबंध था, मतलब कि विदेशी कंपनियां भारत में आने मतलब कि बंद था उनके लिए दरवाज़ा, कि वो भारत में आके अपना उद्योग नहीं खोल पाती थी। निजी उद्योग को बढ़ावा देने के उपायों का अभाव, मतलब कि सरकार खुद ही मतलब किसी उद्योग को अगर कोई निजी उद्योग खोलता था तो सरकार खुद उसको थोड़े टाइम बाद अगर वो विकसित हो जाता था तो सरकार उसको बोल देती कि ये तो सरकारी उद्योग है। और कोई निजी उद्योग को खोल यहाँ वो तो ठीक था, वहाँ तक ठीक था, लेकिन किसी निजी उद्योग को खोलने की स्वतंत्रता ही नहीं थी। हर क्षेत्र में सरकार आगे रखे कि हाँ ये उद्योग होता है तो ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे। जैसे अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला, जैसे बैंक जैसे जैसे डेवलप होती जाती है सरकार उन पर अपना कब्जा कर लेती है और उसे गवर्नमेंट बैंक डिक्लेयर कर देती है। उसी तरह से सरकार उद्योगों के साथ भी करती थी और यहाँ तक कि खुद उद्योग खोलने पर ज़्यादा प्रायोरिटी रखती कि ये हमारे सरकार का काम होता है नीति निर्माण करना, नीति बनाना, तो देश के विकास पे ध्यान दे, कैसे क्या विकास करना है, कैसे लोगों को कल्याण करना, उस चीज़ों पे ध्यान। लेकिन सरकार खुद उद्योगों के सेक्टर में कूदती चली जाती थी और खुद उद्योग खोलने पे ज़्यादा फोकस करती थी। जैसे कि आपको बताया ब्रेल का उदाहरण। उसके बाद बिजली की कमी, उस समय बिजली भी प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। 1990 से पहले किसी को मतलब इतना बिजली का विकास नहीं था हमारे देश में। अब धीरे धीरे ये तो अब विकास हुआ है, लेकिन आपको और अभी भी कुछ गाँव में अभी भी टाइम मतलब अभी भी बिजली नहीं उपलब्ध हो पाती, लोगों को काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बिजली की कमी थी। उसके बाद कड़े श्रम कानून थे, मतलब कि लोगों से मतलब अत्था श्रम लिया जाता था और उन्हें सैलरी भी उतनी दी जाती थी, कोई मतलब नहीं था। 8 घंटे का जो नियम होता है वो भी बहुत बाद में लागू हुआ। पहले 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोगों से काम कराया जाता था और उन्हें सैलरी भी उतनी ही नहीं दी जाती थी। पर भी लोग उसमें काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बाद आता है भूमि अधिग्रहण पर पर्यावरण में देरी, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी में देरी। ये ठीक लगता है मुझे कि हाँ ये ठीक है, ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए अगर हाँ, लेकिन केवल यही चीज़ मतलब कि इसी चीज़ को छोड़ दे तो मतलब बाकी सभी चीज़ें तो थी ना। जैसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमें अपना उद्योग खोलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण मंजूरी नहीं दे रही है तो मतलब कि ऐसा नहीं है, आप नवीनीकरण ऊर्जा का भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो अब अगर इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आप उसके आसपास भी अराउंड में पेड़ पौधे लगा सकते हो। ऐसे पर्यावरण को साथ में लेके भी चल सकते हैं हम उद्योग खोलते समय, ठीक है। सस्ते विनिर्मित वस्तुओं का आयात, मतलब कि गवर्नमेंट को लगता था कि हमारे देश में अगर हम कुछ चीज़ बनाएंगे तो हमें इतना पैसा लग जाएगा, उससे अच्छा तो कि हम दूसरों से मतलब दूसरी कंट्री से मंगा लें तो हमें वो ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। तो वो चीज़ें जो होती थी तो वो चीज़ें उनको मतलब डिमोटिवेट करती थी, कि वो उद्योग खोलने ही नहीं देते थे और उनमें पैसा इतना निवेश करते ही नहीं थे, वो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे। तो वो क्या बोलते थे कि घर में बनाएंगे, इससे अच्छा था कि बाहर से आयात कर लेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना कि चाइना का माल, जैसे कि अगर हम अपने देश में कुछ चीज़ बनाते हैं लेकिन वही चीज़ अगर चाइना की सस्ती होती, जैसे हम कुछ दुकान में जाते हैं, अगर वही हमारे देश की वस्तु होगी तो चाइना की वस्तु होगी, और लेकिन उसका प्राइस को अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हाँ भाई प्राइस भी अच्छा है और माल भी सही है, तो हम उस चीज़ को लेना ज़्यादा प्रेफर करें, चाहे वो चाइना की हो। हम इंडिया की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि मतलब कि हमें उस चीज़ में भी मतलब कि सस्ते में निर्मित वस्तुएँ सबको आकर्षित करती है। तो सरकार ने सोचा और बाहर से आयात कर ली, बाहर से इंपोर्ट कर ली। फलस्वरूप फिर वह उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, तो छोटे छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ तक था अपना। अब टाइप ऑफ जॉब, अगर जॉब की कॉलर, ये मतलब कि अर्थशास्त्रियों ने मतलब कि जो लोग किस किस सेक्टर में काम करते हैं उस हिसाब से उनकी कॉलर को नाम दिया, मतलब कि कलर की उनकी कॉलर का कलर कैसा होता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो इस कॉलर के कपड़े पहनते हैं, कुछ उनकी टी शर्ट का किसी चीज़ का ऐसा कॉलर होता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अपने अनुसार नाम दिया है उन लोगों को, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना इसको, या फिर एक बार मैं फिर कल एक्सप्लेन कर दूँगी आपको अच्छे से, ठीक है। और ये हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के ये इतना सा है। इसको आप लिखने में चाहो ना तो आप आराम से ही 1.5 पेज 2 पेज का उत्तर आराम से लिख सकते हो। इसको लिखने में मतलब आप समझना और स्क्रीनशॉट ले लेना। मतलब आप केवल ये नाम है, मेरे को ना अभी केवल मैंने इतना पढ़ लिया इसको कि मैं सिर्फ ये नाम पढ़ती हूँ ना तो मुझे समझ में आ जाता है मुझे इनके अंदर क्या लिखना है। आप इसको पढ़ना अच्छे से। वैसे भी मैंने आपको पूरी तरह से आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आप एक बार देखना, इसको पढ़ना। आपको मतलब कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से मैंने लिख रखा है। मतलब मैंने अपनी भाषा में लिख रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने बुक की लैंग्वेज में लिख रखा है, नहीं, मैंने अपनी भाषा में लिख रखा है। तो आपको अच्छे से इस चीज़ का पता चल जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें आप
जैसे कि पॉइंट में लिख सके, अगर ये भी आ गया आपके पास तो कि भाई इतना सा उत्तर नहीं, आप ये पॉइंट लिख सके, पॉइंट के अंदर आप खुद लिख सकते हो। मतलब कि जहाँ जहाँ मुझे लगता था वहाँ वहाँ मैंने लिख रखा कि 1990 से पहले ऐसे ऐसे हुआ था, बाकी कड़े श्रम कानून, ये सब चीज़ें तो आप खुद अपने मन से लिख सकते हो ना यार। तो ये पॉइंट के अंदर आप खुद अंदर से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस हिसाब से आप 1-2 लाइन तो लिख ही सकते हो ना। और इतना लिखोगे तो आपके 1-1.5 पेज का क्वेश्चन में से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये जॉब की कॉलर है, टाइप्स ऑफ, ये कुछ अर्थशास्त्रों ने ऐसा इन्वेंशन किया है, मतलब ऐसा कुछ हो, कलर वलर का कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा इस कॉलर के नाम, जॉब को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लेना एक बारी, और एक बार होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको कल, ठीक है। आप मुझे बता देना। तो ये हमारा आज सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का। अब आप एक बार रीडिंग लगा लेना अच्छे से और पढ़ लेना, और इसको अच्छे से नोट्स बना लेना आप अपने, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो क्या ही दूँ मैं आपको, मैं बता दूँगी इससे रिलेटेड, अगर कुछ भी वाई क्विज़ में वगैरह में होंगे तो मैं आपको बता दूँगी उसको, ठीक है। और बस यही थी आज की हमारे सेकंड चैप्टर। केवल देखो, मैंने बहुत ही कम लैंग्वेज में और एक पूरे ही पेज में आपको पूरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, पूरा पेज भी नहीं लगा, देखो इतना सा पेज में मैंने आपको पूरा सेकंड चैप्टर के नोट्स में लगा के बता दिए। तो मैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स, बहुत ही स्मार्ट नोट्स बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। और इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं आपको एकदम बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके ना आप अपने नोट्स बना लेना। मैं कह रही हूँ ना, इससे बाहर और इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करवा दूँगी मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक सॉरी, मेरे जो वीडियोज़ होते हैं ना, मैंने देखा है एंड्रॉयड मोबाइल में इतनी ज़ोर से इतनी आवाज़ नहीं आ पाती, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा प्लीज़। मेरे पास कोई पर्सनल माइक नहीं है, मैं जितना होता है फिर भी मैं उतना तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी लगता है आपको आवाज़ नहीं है, तो ईयरफोन का यूज़ कर लेना प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।